तो एचडीएफसी बैंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक सबसे महंगा किरदार है। मतलब ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप बैंक्स में से एक है। फिर वो चाहे रेपुटेशन वाइज हो, परफॉर्मेंस वाइज हो, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज हो, इनोवेशन वाइज हो या फिर रिस्क मैनेजमेंट की बात हो, मतलब ऑलमोस्ट किसी भी पैरामीटर में एचडीएफसी बैंक का इंडिया में तो कोई तोड़ नहीं। तो पिछले 28 सालों की इनकी एक सक्सेसफुल जर्नी में कुछ ऐसे खास स्पेशल पॉइंट्स हैं कि जिसको आप आज हाईलाइट करेंगे। तो बात है 1991 की, जब इंडिया में हो रहे भारी मात्रा में इंपोर्ट की वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा था। तब जरूरत थी कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो उस वक्त जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह, तो इन्होंने एज अ रिफॉर्म प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चालू किया। और एक खास बात कि उस दौरान सिर्फ ये जो बैंक लाइसेंस है ये सिर्फ गवर्नमेंट प्लेयर्स के पास ही हुआ करता था। तो एज अ रिफॉर्म आरबीआई ने भी प्राइवेट प्लेयर्स को बैंक लाइसेंस प्रोवाइड करना चालू किया, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। एंड इसी अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब एचडीएफसी के चेयरमैन मिस्टर दीपक पारेख ने 1994 में अपनी इस फाइनेंस कंपनी को एज अ बैंक एस्टेब्लिश किया। तो यहाँ तक तो सब कुछ कॉमन था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बट इस गेम का जो टर्निंग पॉइंट है वो तब आया जब मिस्टर आदित्य पुरी की एंट्री हुई। अब ये जो आदित्य पुरी है ये मलेशिया स्थित सिटी बैंक में एज अ सीईओ काम कर रहे थे। और दीपक पारेख और आदित्य पुरी ये दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो दीपक पारेख ने आदित्य पुरी को एचडीएफसी बैंक चलाने के लिए कन्विंस किया था। हालांकि ये डिसीजन आदित्य पुरी के लिए बहुत ही टफ डिसीजन था, क्योंकि उन्हें एक हाई पेइंग वेल डेवलप्ड बैंक को छोड़ करके मुंबई में एक बहुत ही नए स्टार्टअप में काम करना था। लेकिन फिर भी दीपक पारेख ने उन्हें कन्विंस कर लिया। और सिर्फ आदित्य पुरी ही नहीं बल्कि जो पूरा टॉप मैनेजमेंट है उसको नए सिरे से एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी और इंडियन बैंकिंग सिस्टम के जो फाइनेस्ट प्लेयर हैं उन सभी को शामिल किया गया था कि जो एक बैंक बनाने के लिए जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उन सभी में एक्सपर्ट हो और जो आदित्य पुरी के विजन पर बिलीव कर सकें। और यही होता है एक नए स्टार्टअप में हायरिंग के दौरान, कि जहां आपको मोस्ट टैलेंटेड हेडकाउंट से ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो एक्चुअली ये समझ सके कि आप बनाना क्या चाहते हो। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले मिस्टर आदित्य पुरी ने दीपक पारेख के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने ये कहा कि वो बैंक को जैसे चाहेंगे, मतलब अपनी मर्जी से चलाएंगे। उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और उनके वर्किंग मैकेनिज्म में किसी भी तरह का कोई इंटरफियरेंस नहीं कर सकेगा। और दीपक पारेख ने उन्हें परमिशन भी दे दी, क्योंकि उनको आदित्य पुरी के पोटेंशियल का अंदाजा था। और वैसे भी ये जो आदित्य पुरी है ये इंडिया में अपनी लीडरशिप क्वालिटी के लिए, उनकी एक्सपर्टाइज के लिए और एज अ बेस्ट सीईओ जाने जाते थे। फिर क्या था, उन्होंने सिटी को छोड़ा और मुंबई के लिए रवाना हुए। लेकिन सिटी को छोड़ने के बाद और मुंबई आने से पहले उन्होंने 2-3 महीने का एक गैप लिया, कि जिसमें उन्होंने एचडीएफसी बैंक के लिए एक अर्ली स्ट्रेटेजी का ब्लूप्रिंट रेडी किया। इनिशियल लेवल पर आदित्य पुरी ये बात बहुत अच्छे से समझते थे कि ये जो पीएसयू बैंक्स हैं इनके पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था और एक हैवी कैपिटल था। एंड ये जो फॉरेन बैंक्स हैं इनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थे, लेकिन इनके पास नेटवर्क नहीं था। तो एचडीएफसी बैंक के लिए आदित्य पुरी ने ये डिसाइड किया कि इन दोनों फैसिलिटीज का ये एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इनिशियल लेवल पर एचडीएफसी बैंक ने सिर्फ AAA रेटेड कंपनीज और ये जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं इनके साथ मिलकर के कॉर्पोरेट लैंडिंग स्टार्ट किया। तो इस तरह से बैंक ने काफी सेफ शुरुआत की। अब ये रास्ता हालांकि सेफ था, इसलिए सुपर कॉम्पिटिटिव भी था। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए इन्होंने कस्टमर की नीड को समझते हुए कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू किया। फॉर एग्जांपल, एशियन पेंट्स के टॉप वेंडर्स को ये ऑनलाइन लेकर आ गए और उन्हें बहुत ही सस्ते रेट में लोन प्रोवाइड करना चालू किया। जिसका दूसरा एग्जाम्पल है कि टाटास के लिए उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये थी उनकी मॉनेटरी नीड्स को कन्वीनियंट और क्विक डिलीवरी के साथ पूरा किया जा सके। तो एचडीएफसी बैंक ने उनकी सिर्फ इसी प्रॉब्लम को नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन का ही जिम्मा उठा लिया था। अब इससे एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि इस बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग था। और ये पैरामीटर आज भी इनके बैलेंस शीट में दिखता है, कि जिसको हम एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। मतलब एचडीएफसी बैंक के लोन्स का जो डिफॉल्ट रेट है वो पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे कम है। इसके अलावा भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए लार्ज स्केल सॉल्यूशंस क्रिएट करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल, पहले एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, मतलब लॉन्ग चेक सेटलमेंट साइकिल। तो पहले क्या होता था कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये जिस स्टेट में होती थी बस उसी स्टेट तक इसे लिमिटेड रहना पड़ता था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती थी कि फॉर एग्जांपल अगर गुजरात की कोई पार्टी वहाँ की कोऑपरेटिव बैंक का कोई चेक अगर महाराष्ट्र की पार्टी को देता है और वो पार्टी अगर महाराष्ट्र में अपनी एक्सिस की ब्रांच में उस चेक को डिपॉजिट करता है, तो क्लियरिंग के लिए फिर से वो चेक गुजरात की एक्सिस ब्रांच में आता था। और ये पूरा प्रोसेस, मतलब पूरा क्लियरिंग का प्रोसेस लगभग 5 दिन के आसपास ले लेता था। तो यहीं पे एचडीएफसी बैंक ने एक इनोवेटिव आइडिया के साथ एंट्री मारी। उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि किसी भी स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक का चेक किसी भी अदर स्टेट की एचडीएफसी बैंक की लोकल ब्रांच में क्लियर हो सकता था। बस शर्त इतनी थी कि इस कोऑपरेटिव बैंक को एचडीएफसी में कुछ कैश एज अ रिजर्व डिपॉजिट रखना पड़ता था, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो इससे क्या होता था कि एचडीएफसी बैंक के पास थोड़ा और कैश आ जाता था लोन देने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए। दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम थी स्टॉक ट्रेडिंग सेटलमेंट। मतलब 90s में कोई भी स्टॉक बाय करना या स्टॉक सेल करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मल्टी लेयर्ड प्रोसेस था, कि जो कुछ इस तरह से दिखाई देता था कि जिसमें पहले कस्टमर, फिर वो स्टार्ट करेगा, फिर ब्रोकर ए, फिर एक्सचेंज, ब्रोकर 2 और फिर कंपनी। तो इस तरह से किसी भी कस्टमर को कोई भी स्टॉक बाय करना हो या सेल करना हो तो इस पूरे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता था, और ये 8 दिन तक ले लेता था। मतलब 7-8 दिनों का रिस्क आपके ऊपर रहता था, और 7-8 दिन में तो कोई भी शेयर कहां से कहां जा सकता है। तो फिर आई एचडीएफसी बैंक एक सिंपल सॉल्यूशन के बाद। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजेस का एक ग्रुप बनाया और ऐसा एक ओपन एंड रियल टाइम सिस्टम बनाया कि जहां पे इंस्टेंट सेटलमेंट पॉसिबल हो पाता था, कि जहां पर ये जो एक्सचेंजेस हैं ये चेक कर पाते थे कि पेमेंट ब्रोकर के पास इनफ मनी है भी या नहीं। और इस प्रोसेस का लाभ उठाने के लिए एक्सचेंजेस को और ब्रोकर्स को एचडीएफसी बैंक के साथ एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट खुलाना पड़ता था। इवेंचुअली ये एक विन विन सिचुएशन थी, सब कुछ एकदम सही चल रहा था, मतलब सब कुछ एकदम एज एक्सपेक्टेड ही था। फिर बैंक ने सडनली ये रियलाइज किया कि सिर्फ कॉर्पोरेट लैंडिंग से एक बड़ी बैंक नहीं बना जा सकता है, मतलब एक मोटा पैसा नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिटेल सेक्टर का मानो बहुत बड़ा योगदान होता है, और उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया कि रिटेल सेक्टर में एक बहुत बड़ी ग्रोथ छुपी हुई है। फिर क्या था, उन्होंने रिटेल सेक्टर में फोकस किया और ग्रो भी किया। एचडीएफसी बैंक का स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन हमेशा से काफी अमेजिंग रहा है। मतलब वो कॉजन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के रास्ते से ही आगे बढ़ते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर बनाने के बाद वो मार्केट में पायलट रन एज अ प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, मतलब एक सैंपल लॉन्च करते हैं। फिर अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा रहता है, मतलब अगर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली रिवॉर्ड के, तो फिर क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड ज्यादा रहता है तो मैसिव लेवल पर एग्रेसिवली मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। उनकी सक्सेस का जो मेन श्रेय है वो जाता है उनकी इनक्रेडिबल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को। दीपक पारेख का एक लैंडिंग प्रिंसिपल है कि जिसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि लैंडिंग हमेशा, मतलब लोन हमेशा कस्टमर्स के कैश फ्लो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि उनके एसेट वैल्यू के हिसाब से। और यही चीज पर्सनल लोन पर भी लागू पड़ती है। तो जे पॉल गेट्टी ने एक बार कहा था कि अगर आपने किसी बैंक से $100 एज अ लोन लिया हुआ है तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप कैसे बैंक को चुकाएंगे। लेकिन अगर आपने बैंक से $100 मिलियन लिया हुआ है तो ये बैंक की प्रॉब्लम है कि वो आपसे कैसे वसूल करेंगे।